हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं आपका सामान्य सर और मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर फाइनल सेशन, जो कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैंने ऑलरेडी 3 सेशन डाल चुका हूं। ये उसमें एक फाइनल सेशन है, बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है बेटा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो, पहला ये मैंने आपको लास्ट क्लास में इसका डेरिवेशन करवाया था, उसके ऊपर ही हमने इसका फॉर्मूला भी निकाला था बेटा। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2k लैम्डा बाय r sin अल्फा बाय 2। भाई ये हमने सॉल्व किया था, है ना। ये मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। ये सारे फॉर्मूले को बेटा स्क्रीनशॉट करके रख लो। क्यों? क्योंकि ये आपको काम में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखेंगे और चलिए आगे चलते हैं। देखें, जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r एज शोन इन द फिगर। तो देखो भाई, हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सुनना ध्यान से जरा, करके देखो, ट्राई करके देखो। जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला दिखाया था उसके बेसिस पे ही काम चलेगा। अब एक बात बताओ, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव के एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दी। भाई इसके कारण आएगी इस तरह और इसके कारण आएगी इस तरह। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर, क्योंकि ये भी क्वार्टर है और ये भी एक क्वार्टर है। समझ में आया? अब देखो बाकियों के बारे में, क्या इसके कारण इस तरफ आएगी, है ना, मेरा बोला मान लो ई दे। और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण भी ई इस तरफ ही आएगी, क्योंकि ये अपनी तरफ खींचना चाहता है। यस और नो एवरीवन? अब यहाँ पर से आप देखो ध्यान से, आपको मैंने ये कंसेप्ट बताया, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखवाया था। देखो, फॉर क्वार्टर रिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज √2k लैम्डा बाय r। बस आपको डायरेक्टली यहाँ पर इस्तेमाल करना है, दैट इज √2k लैम्डा बाय r। बट अगर आप क्लियरली देखेंगे तो दोनों के कारण एंड अप हो जाएगी बेटा। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण एंड अप हो गई। तो हमारे पास ई नेट बराबर क्या आ जाता है बेटा? 2e। ई नेट बराबर कितना आ जाता है? 2e। तो यहाँ पर से आप देखेंगे कि ई नेट जो बनता है वो कितना आ रहा है आपके पास? 2 √2k लैम्डा बाय। क्या बात, बढ़िया, इजी क्वेश्चन हो गया एकदम। अरे बोलो यार, सिंपल क्वेश्चन है ना। ठीक, बढ़िया। आगे चलते हैं। देखो यहाँ से जरा अगला क्वेश्चन। अब आपको निकालना है, पूरा एक पॉजिटिव है और एक पूरा नेगेटिव, क्या दोनों के कारण एटम होगी? या आपको समझ में आ जाता है बेटा? बहुत बढ़िया। अगर आप इतना समझ जाते हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दिखा, कितना होगा? 2k लैम्डा बाय r साइन पाई बाय, अरे यार एक एंगल पाई होगा ना। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर से आप देखो, E1 बराबर E बराबर कितना आएगा बेटा? 2k लैम्डा बाय साइन पाई बाय 2। अब ये हमको तो ई नेट निकालना था। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? E1 प्लस में। तो यहाँ पर से आप देखेंगे ई नेट जो बन जाता है वो कितना बन जाता है? 2E1, दैट मीन्स 4k लैम्डा बाय। अरे हाँ, अरे ये तो काफी सिंपल है ना, इतना डरने की जरूरत नहीं है बेटा। ऐसा पीवाईक्यू में आ चुका है, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है। अपन पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे बेटा। देखो कुछ भी चीज हम छोड़ने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या आ जाए आपको भी नहीं पता, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, देखो अपने को क्या निकालना है? ई ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज इज एट अ एक्सियल पॉइंट। कैसे निकालेंगे बेटा? ध्यान से, मैंने बोला इसको तू एक रिंग कर, ठीक है, एक ऐसी रिंग बना, देखना। मैंने बोला आर एक ऐसी dr की रिंग, ठीक है। अरे रिंग की तो कुछ मोटा ही होती है ना, पिछले केस में तो अपन ने कंसिडर नहीं करी थी, अभी करनी पड़ेगी। देख, इस रिंग के कारण अगर मैं इस पॉइंट पे टी करूं तो भाई वो आ सकती है। अरे बोल यार, क्या वो तो लिख सकता है? मैंने तेरे को फॉर्मूला दिया है k क्यूब एक्स अपॉन में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 बाय। पर ये रेडियस काय के लिए नहीं होती है? रिंग की। ध्यान से, dt बराबर क्या लिखेगा? k t x अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 बाय इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स। अब ध्यान से देख, dq को क्या लिखेगा? सिग्मा इनटू टी। तो यहाँ पर से देख जाओ ध्यान से, dq बराबर कितना आ जाएगा तेरे पास? सिग्मा इनटू में 2 पाई r dr। शास्त्र
देख यहाँ पर ध्यान से ई बराबर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ के सिग्मा इनटू में 2 पाई आर डी आर इनटू में एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3 पाई। अरे गजब की चीज है। देख जरा ध्यान से कांस्टेंट्स को बाहर निकाल देते हैं। देखिए एक्स भी तो कांस्टेंट है ना, बाहर आई है 2 पाई सिग्मा के एक्स इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 पाई। मैंने बोला यार इसके ऊपर अंतर में कोई समस्या है क्या? अरे यार कुछ दिक्कत है क्या? सिंपल ही तो लिख रहा हूँ, कोई बड़ी बात। अब ध्यान से देखना पड़ता और ध्यान से। क्या इधर पास इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर उसका मतलब के सिग्मा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 2r dr होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3 पाई। हाँ कुछ तो बन रहा है, देख ध्यान से। r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर तो यहाँ पर तो देख क्या बनेगा 2r dr बराबर d। अरे डिफरेंशिएट कर दीजिए। देख जरा ध्यान से e बराबर क्या बनेगा तेरे पास k सिग्मा x इंटीग्रेशन अच्छा पाई भी था k सिग्मा पाई ऊपर हो जाएगा t नीचे आ जाएगा t की पावर 3 पाई। इसको ऊपर ले लिया k पाई सिग्मा x इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -3 पाई। देख यहाँ पर ध्यान से जरा क्या हो जाएगा k सिग्मा पाई x इसका इंटीग्रेशन बनता है -1 अपॉन में भी आ जाएगा माइनस। ठीक है अब यहाँ पर लिमिट भी डालनी है। अब यहाँ पर देख जब r इक्वल टू 0 तो क्या t बराबर x स्क्वायर। हाँ सर गजब। और मैं r इक्वल टू कैपिटल क्या t इक्वल टू आ रहा है r स्क्वायर प्लस x। हाँ सर तो 0 से लेके सर x स्क्वायर से लेके r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तक इसको इंटीग्रेट है ना। देखना बेटा बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, सिंपल चीज है। क्या करना है पर -2 के सिग्मा पाई एक्स। अब यहाँ पर से देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√t एक्स स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना इक्वल्स टू पाई के सिग्मा एक्स। मैंने बोला माइनस, चलो अंदर दे देते तो यह आ जाएगा माइनस का 1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/x स्क्वायर का। देखो बेटा सिर्फ लिमिट डाली और कुछ भी नहीं। ध्यान से देखो सिर्फ लिमिट डाली है ना। अब यहाँ पर ध्यान से क्या बना बेटा e बराबर 2 पाई k को क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में सिग्मा x को अंदर क्या बनेगा ये 1/x माइनस x अपॉन √r स्क्वायर प्लस x। अरे हाँ शानदार। देख जरा 2 पाई से इसको काटेगा 2 टाइम्स तो e बराबर कितना आ रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू द ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन √r स्क्वायर प्लस x। क्या बात है। दिस इज द फॉर्मूला ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द चार्ज डिस्क। याद रखना है। अरे अच्छी चीज है, सीखने में मजा आना चाहिए तेरे को, फील आना चाहिए बेटा। देख जरा ध्यान से एक बार देख ले पूरा डेरिवेशन, समझ लेना अच्छे से। देखो 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 समझो और आंसर चेक करते हैं। जो आपको सर ने बताया वो एकदम सत्य है, कुछ भी गलत नहीं है। अगर मजा आया समझ में आया तो बेटा चैनल पे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये कंटेंट मैं पूरा फ्री में डालता रहूंगा। जेईई मेंस 2027 के लिए भी बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। देखो यहाँ से जरा क्या बात क्या बेटा जिस पे अभी तक जेईई मेंस में सवाल नहीं आया है तो एक्सपेक्टेशन कहता है कि इस पे आ सकता है। ठीक है फोकस रखना है ना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट अब कैसे निकाल भाई। आपको तो सबको इसमें कॉस लॉस ही करवाया होगा। देख मैं बेसिक तरीका मेरे को एक बात कर
अगर ये इनफाइनाइट शीट तो क्या मैं आर इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी डाल, है ना? आप देखिए कितनी आसान चीज। मैंने बोला कि लिमिट आर इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस। अरे मैथ्स यूज कर ले भाई, फिजिक्स में बढ़िया काम हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। तो देख यहाँ पर से फील्ड क्या निकल के आती है, जब तू वैल्यू डालेगा तो ये आ जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अच्छा, अरे हाँ, शानदार चीज, मजेदार चीज समझ में आई सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट इज यूनिफॉर्म। क्यों? क्या यहाँ पर एक्स की कोई भी टर्म्स आ रही है? तो नहीं सर। अरे जब एक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही, मतलब कि कैसी है? कांस्टेंट। कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, कितनी भी दूर चले जाए कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है ना? बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब देख कैपेसिटर में इसका यूज होता है, वो अपन पढ़ेंगे। जैसे कि मान लें एक एग्जांपल अगर हम सुनकर ध्यान से, यहाँ पर मान लें एक पॉजिटिव शीट इनफाइनाइट, किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस तरफ आएगी? इसको 1 लिख सकते हैं, तो इसको 2 लिख। तो अगर तू ध्यान से देखेगा तो क्या 2 के कारण भी आगे की तरफ क्या आएंगे? E2 भी आगे की तरफ ही आएगा। तो अगर मैंने बोला तुझे नेट लिखो तो E नेट बराबर क्या हो जाएगा? E1 प्लस में E, और अगर E1 प्लस में E2 लिखेगा तो देख क्या सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करेगा आंसर आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अरे हाँ सर, मजे ही आ गया सर, एकदम शांतिपूर्वक बढ़िया चीजें पढ़ा रहे हैं, शानदार। देख तो आगे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इरोडो का क्वेश्चन है। आप लोग बिल्कुल इसको देख के घबराएंगे नहीं, सिंपल है, ध्यान से सॉल्व करें। इफ अ hollow hemisphere of radius r having charge density sigma pull up of it sphere, then find the electric field at the center of the hollow hemisphere। देखो बेटा, बढ़िया से इसका डेरिवेशन करने वाले हैं, आप लोग भी पॉज करो, सॉल्व करो, बढ़िया से इसका आंसर निकालने का ट्राई करो। देखो मैंने क्या करा बेटा, सुनना। थीटा एंगल में गए, डी थीटा मिलता है एलिमेंट पर, तो एक ऐसी रिंग कंसीडर हो गई है बेटा, रिंग बन के आ गई है बेटा। ध्यान से देख, r cos थीटा, यहाँ पर से ये लेंथ r cos थीटा, इसका रेडियस आ गया और इसका विड्थ आ गया r d। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान से देखिए बढ़िया से। अब मैंने बोला कि भैया इसके कारण अपने को फील्ड, तो क्या ये रिंग बन गई? हाँ, और रिंग के लिए तेरे पास आंसर आता है, कैसे आता है? ध्यान से, क्या तेरे पास x फिक्स है? अरे यार बोल यार, ध्यान से देख, r sin थीटा आ रहा है x, है ना? अब मेरे को पता है कि रिंग के कारण छोटी सी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो आती है k d इंटू में x अपॉन में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3 बाय। ठीक है ना? तो यहाँ पर से देखना ध्यान से, इधर लिख रहा हूँ, तो d बराबर क्या बनेगा? k, d क्यों बोल सकते हैं? 2 बाय r cos थीटा, ठीक है, इंटू में r d थीटा इंटू में सिग्मा। अरे यार ये d क्यों बन जाएगा भाई? सिग्मा इंटू में एरिया, एरिया कितना आएगा? 2 बाय r cos थीटा और इंटू में r d थीटा। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो आ रही है, क्या ये r sin थीटा? कोई समस्या नहीं। और नीचे क्या बनेगा? r स्क्वायर टू द पावर 3। मैंने लगा यार एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करेगा तो क्या ये कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर आएगा? अरे आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा, ध्यान से बराबर क्या आ रहा है देखना। मैंने बोला 2 बाय आर क्यूब होल डिवाइडेड बाय आर क्यूब बचेगा और एक के बाहर आ जाएगा और सिग्मा। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा तेरे पास? साइन थीटा कॉस थीटा और डी। अरे यार सुन रहे, अरे बोल रहे भाई कोई समस्या है क्या इस चीज में? एकदम पक्की बात,
ध्यान से देख लो, मजा आ जाना चाहिए। जीरो से लेके कहां तक जाएगा ये एंगल, यहां से लेके ये जाएगा यहां तक π/2 तक। क्या पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा, होलो हेमिस्फीयर? ध्यान से देखो बेटा, फील आ जाने चाहिए चीज में, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला कि तू रख दे साइन थीटा को रख दे, तो यहाँ पर देख जरा ध्यान से, क्या ये बन जाएगा cos थीटा d थीटा बराबर t? यस सर नो एवरीवन, cos थीटा d थीटा बराबर बन जाएगा, इंटीग्रेशन इधर में, ध्यान से देखो समझ, तो इधर बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 2πr³ सिग्मा k, है ना। अच्छा नीचे भी r³ आ जाएगा तो हटे 2π सिग्मा k, यहाँ पर देख इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये cos थीटा d थीटा को तूने dt बना दिया और sin थीटा रह गया उसको तूने t। ध्यान से क्या ये बन रहा है t, e बराबर कितना जाएगा 2π सिग्मा k, ये बन जाएगा t² और हमको इंटीग्रेट की लिमिट डालना है 0 से लेके बराबर, 2 से 2 कट जाएगा नीचे वाला, क्या ये बन जाएगा π सिग्मा k t² मतलब कि sin² थीटा, कहां से कहां तक 0 से लेकर π। अच्छा अरे आंसर आ गया बेटा, पाई सिग्मा, ये आ जाएगा 1/4πε0, ये बन गया 1। देख पाई से पाई को उड़ा दे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तेरे पास सिग्मा अपॉन में 4ε। अरे वाह क्या बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो हेमिस्फीयर जो आ रही है, कितने आ रही है बेटा, सिग्मा अपॉन 4ε0। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आपको भरोसा हो जाएगा कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है, कोई समस्या नहीं है। सिग्मा अपॉन 4ε0 बिल्कुल बढ़िया। अगर आपको मजा आया है तो बेटा चैनल को कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलो देखो, अब हमने समझा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक चार्ज रख दी, तो आप ध्यान से देखो, क्या मैंने ऐसा लिखा था कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट का पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हाँ तो अगर मेरे को फोर्स निकालना हो तो क्या मैं उससे मल्टीप्लाई करूँ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आ जाएगा। एंड अगर फोर्स चार्ज पॉजिटिव हुआ तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज नेगेटिव हुआ तो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल यार बेटा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखना पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, ये अपने को काम का पॉइंट है। पैरेलल होती है और इक्वली स्पेस्ड होती है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो भी इतनी होगी और ये भी उतनी होगी, ये भी उतनी होगी, इस तरीके से कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। F इक्वल टू क्यू कांस्टेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट। द एक्सेलरेशन विल आल्सो बी कांस्टेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन भी कैसा रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। अब देखना, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल इन आइदर मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन और इन अ पैराबोलिक पाथ, जैसे कि अगर मैंने ऐसा फेंका तो mg का नीचे की तरफ लग रहा है, तो क्या ये एक पैराबोलिक पाथ में कवर कर रहा है, बस कहानी खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को फेंकेंगे तो आइदर मोशन ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोलिक। अब ध्यान से देखना, इसके कहानी के केसेस अपने को देखना। पहला क्वेश्चन बढ़िया, आप लोग सॉल्व करके देखो, पॉज करो, सॉल्व करो, बढ़िया मजा आता है। A particle of mass m and charge plus q is projected at an angle theta in a constant electric field as shown. Choose the correct path in which charge particle will. ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, क्या मैं बोल सकता हूँ फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज q। अब देखो हमने प्लस का क्यों दे रखा है, यहाँ पर मतलब कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में ही फोर्स आने वाला है। ध्यान से सुनते जाना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में फोर्स आते जाना है। अब मैंने बोला कि भैया इसको आपने एंगल थीटा फेंका, तो भैया एक्सेलरेशन तो क्या इस डायरेक्शन में आएगा, फोर्स पर अपना मास इंटू क्यू इंटू, तो ए बराबर क्या आएगा, क्यू ई बाय, ए बराबर क्या आएगा, क्यू ई बाय हाफ। अरे ए बराबर क्या आने वाला है, क्यू ई बाय, क्या नीचे की तरफ जी लग रहा होगा, लगे ना, कोई टेंशन। तो पाथ कैसा होने वाला है भाई, पाथ कैसा होने वाला है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर यहाँ को वर्टिकल वेलोसिटी जीरो नहीं भी हुई, मान लेते हैं कि जी नहीं भी, तो ये कुछ ऐसा जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा,
तो आप किस पे बेट करना चाहते हो? जल्दी से बोलो यार बेटा, सोचो जल्दी से, आंसर निकाल के देखो। सो आंसर आपके सामने बताने वाला है 5। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको एकदम फील आया कि यहाँ ये वाले पास में जाएगा? अरे बोले यार, ग्रेविटी होती तो इधर, ग्रेविटी नहीं है तो इधर कुछ जा। The velocity always tends to take the direction of the x। इधर की साइड एक्सेलरेशन आ रहा है। अब जैसे आपने बोला ना, एक्सेलरेशन सिर्फ इस तरफ है, ग्रेविटी तो थी नहीं ना, तो भैया पार्टिकल किधर जाएगा? सेकंड वाले पाथ पे जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। A positive charge q of mass m attached to a string of length f forms a simple pendulum. The pendulum executes oscillation under the constant electric field E as find the time period of the pendulum। एक बार क्या टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा एसएचएम में? अरे आपको पढ़ाया होगा टीचर। तो भैया आप समझो, जैसे कि अगर मैं चार्ज पार्टिकल एफबीडी बनाऊं तो इस पे नीचे की तरफ की वही फोर्स आए, साथ में क्या क्या बेटा नीचे की तरफ एच। तो व्हाट इज द नेट डाउनवर्ड फोर्स? भैया मैंने लिख दिया mg इफेक्ट विल बी इक्वल टू mg प्लस v। अरे ऐसा तो सीबीएसई वाले भी पूछ लेते हैं आजकल, अच्छे से पढ़ना बेटा। ध्यान से देखो, g इफेक्टिव इज इक्वल टू g प्लस qe बाय हाफ द बड़ी। तो देख टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय QE बाय M प्लस में खत्म। अरे QE बाय M प्लस में G, खत्म क्वेश्चन। एक जरा ध्यान से आंसर, बढ़िया समझ में आना चाहिए, फील आना चाहिए। देख L अपॉन में G प्लस QE बाय। अब पॉइंट में आए थोड़ा सा, भैया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी हॉरिजॉन्टल, अभी भी ऑसिलेट कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से एक बार मैं ये देखना ध्यान से, इसका ऑसिलेशन देख, मतलब ये कोई भी मीन पोजीशन है और उसके अबाउट वो ऑसिलेट कर रहा है। देख आप सुना है कैसे आएगा? मैं बताऊंगा तेरे शाम में। ध्यान क्या इधर की तरफ एक QE फोर्स भी है ना। अब देख इधर टेंशन थी, तो ये एक जगह पर इक्विलिब्रियम पोजीशन बनाएगा। हाँ सर, अब इस केस में जो बेटा जी इफेक्टिव वो तुमको तुम्हारे टीचर ने पढ़ाना चाहिए था। आई डोंट नो पढ़ाया क्यों। इस डायरेक्शन का इसको मैंने एक्सेलरेशन बोल दिया mAx। सो ax कितना आ रहा है मेरे पास? QE बाय, और नीचे की तरफ क्या आ रहा है? हाँ, तो जी इफेक्टिव का बन जाएगा अंडर जी स्क्वायर प्लस QE बाय M का। अरे वाह, आ गया आंसर, खत्म क्वेश्चन। टाइम पीरियड बराबर 2 बाय अंडर रूट L बाय अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस QE बाय M का होल स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन। अरे दैट्स इट, कितने ही करना था। देखो बढ़िया से आंसर चेक करो, कितना आ रहा है? L अपॉन में G अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस QE बाय M का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है बेटा, बढ़िया। अब देखो, a positive charge q of mass m is tied to a string of length r। अच्छा, length r है। A constant electric field is applied in the vertical direction as shown। Find the minimum value velocity required to complete vertical circle from the lowermost point। क्या मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन तुमको कराया था? भूल गए हो तो बात करो भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट समझ में ध्यान से। मैंने बोला कि हमको तो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए था, यहाँ तक तो पहुंचाना ही पड़ेगा। मैंने बोला यहाँ पे वेलोसिटी v हो गई, टेंशन वाले से 0 हो जाएगा, क्या इधर की तरफ mg आएगा और प्लस में QE आएगा नीचे, और ऊपर की तरफ क्या आएगा बेटा? mv स्क्वायर का। यहाँ पर से u वेलोसिटी आया कि नहीं आया? भैया तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे, या फिर मैं सिंपल बता देता हूँ, अंडर रूट ऑफ 5g इफेक्टिव r। ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया अगर चाहे। पर मैं तेरे को पूरा करा देता हूँ अच्छे से, देखना ध्यान से। अब यहाँ पर क्या मैंने बोला? mv स्क्वायर बाय r बराबर QE प्लस में इसको r अगर मल्टीप्लाई करें, mv स्क्वायर बराबर QE r प्लस में mg। हाँ अरे बढ़िया सर,
ध्यान से देखना। अब मैंने बोला कि भैया तू ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच क्या लगा दे, वर्क एनर्जी थ्योरम दैट इज वेट। वेट लगाएंगे माइनस का एम जी इंटू टू माइनस का क्यूई इंटू में। देख इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी नीचे की तरफ आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट टोटल 2r हो गया। अरे वाह, दैट इज इक्वल टू क्या लिख देगा, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम क्यू स्क्वायर। ध्यान से देखना क्या बना ये, दो को इधर मल्टीप्लाई कर देगा, माइनस को बाहर निकल देगा, एम जी 4 एम जी आर प्लस में क्यू दैट इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, क्यू ई आर प्लस में एम जी आर माइनस एम यू। मैंने बोला यार एम से एम हर जगह से काटना पड़ेगा, इसको इधर लेके आओ, एम यू स्क्वायर बता सबको उधर लेके आओ, ये बनेगा 5 क्यू ई आर प्लस में 5 एम जी। यस सर। मैंने बोला यू देख कितना है, अंडर रूट का 5r को अलग बाहर निकाल, अंदर बचेगा क्यू ई बाय एम प्लस में जी। क्या ये जी इफेक्टिव था? अब क्या ये जी इफेक्टिव था? रूट 5 जी आर लगती है, ये जी इफेक्टिव आ गया। क्या तुम्हारे सन ने बताया कि एकदम सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे शानदार चीज है बेटा, शानदार, घबराना नहीं है, ठीक है। देखो आगे चलते हैं। देखो आंसर चेक कर लो, बढ़िया, जी प्लस क्यू ई बाय एन, कोई समस्या नहीं। अब देखो बेटा क्या कहना है, a positive charge q of mass m is tied to the string of length r. The constant electric field is applied to the horizontal direction action. Find the minimum velocity required to complete the vertical cycle. आंसर है बढ़िया से, एक बार आंसर करके देख, पॉज कर, सॉल्व कर, आंसर आना चाहिए। देख मैं आंसर भी दिखा देता हूँ, सॉल्व कर बेटा, आना चाहिए। अगर तेरा रूट 5 जी आ रहा है मतलब तेरे को समझ में आ रहा है, क्या वो सही है? खुद सोच के देख। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या नहीं आई। अगर तू सोच रहा कि हॉरिजॉन्टल में तो वक्त जीरो हो जाएगा, तो फिर मेरे को लेने की क्या जरूरत? पर तू ये देखना, मैंने तो तेरे को फॉर्मूला ये दिया, रूट 5 जी आर इफेक्टिव, सॉरी जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव कितना आएगा देख, जी इफेक्टिव निकाल ले अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एन का होल स्क्वायर। ये तेरे को फॉर्मूला दिया, वही डालते आ गया। क्यू मिनिमम बराबर अंडर रूट ऑफ 5 जी आर, मतलब कि ये हो गया अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एन का होल स्क्वायर। अरे बोलो यार बेटा, क्या ये सिंपल है? मैंने जो तुमको बताया वही लग रहा है ना एग्जैक्टली। देखो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एन का होल स्क्वायर, वेरी गुड। क्या सही है। अब देखो आपसे पूछा गया कि मिनिमम टेंशन, और टेंशन मिनिमम कहां पर होगा? देख मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इक्विलिब्रियम। याद इक्विलिब्रियम कितने पर एंगल पर आ रहा है ना, तो यहाँ पर से ये क्यू इसका एम जी नीचे की तरफ, और अगर इक्विलिब्रियम है तो मैंने बोला भैया तो यहाँ पर बना था थीटा, तो ध्यान से देख क्या मैं लिख सकता हूँ, क्यू ई अपॉन में साइन थीटा बराबर एम जी अपॉन में कॉस। ध्यान से देख, अगर तू tan थीटा देखता है तो वो आ रहा है क्यू ई बाय एम जी। यस सर, tan थीटा आ रहा है तेरे पास क्यू ई बाय एम जी। यहाँ पर तेरे को निकालना है, मैंने बोला यहाँ पर भी तू इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण फोर्स, या क्यू ई इस तरफ, यहाँ पर कुछ एक वेलोसिटी होगी क्या बेटा? खुद सोच के देख, तेरे को समझ में आना चाहिए। अरे बोल यार बेटा, क्या एक वेलोसिटी होगी क्या उधर? मिनिमम पे काम कर रहे हैं, ध्यान से देखना, घबराहट नहीं है बिल्कुल। देखो देखो अरे तुम्हें दिमाग,
भाई मैंने वर्टिकल से थीटा एंगल लिया था, क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा? ये एंगल यहाँ पर ये एंगल थीटा, नीचे की तरफ एम जी आ रहा है बेटा, ध्यान से देखना। इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक इधर एक इधर, क्या टेंशन जीरो हो जाता है इस क्वेश्चन में। अरे जब मिनिमम की बात कर रहे हैं तो टेंशन कितना होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि हमने एफ बी स्क्वायर बाय आर से इसके और इसके कंपोनेंट को बैलेंस किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे सिंपल है बेटा, बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, समझ में आया? अब मैं आपको फोर्स का बताता हूँ कि भैया दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है नॉन। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि कुछ भी कर लो उसका वर्क डन चेंज होने वाला नहीं, जैसे कि एमजी। अगर मैं बॉल को यहाँ से नीचे तक लेके आऊंगा तो उसका वर्क डन कितना होगा? एमजी। यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो एमजी का वर्क डन तो एमजी होगा, मतलब कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। इसको आप क्या लिखोगे? पाथ इंडिपेंडेंट। नॉन कंजर्वेटिव में क्या बनेगा? फ्रिक्शन, जैसे कि वो पाथ डिपेंडेंट होता है। समझ में आया? फ्रिक्शन जो कि पाथ इंडिपेंडेंट, तो इनको हम क्या बनेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड अपॉन द पाथ। बहुत सॉल्विंग आ गई। देखो, वर्क डन बाय और अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्सेप्ट electrostatic force is a conservative force, electric field is conservative in nature। बेटा याद देखो याद, ठीक है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज फर्स्ट फॉर्म। जैसा फोर्स देना का है कांस्टेंट फोर्स है, आपको वर्क डन बोला गया तो आप सिंपल निकाल सकते हैं। सेकंड फॉर्म में एफ वेक्टर आपको एक्स वाई जेड की टर्म सुनना, क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर। अरे बोले यार, इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर दैट विल बी द वर्क डन। सिंपल सॉल्विंग है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार ध्यान से, आपके सामने क्वेश्चन देखना बेटा, आपके सामने क्वेश्चन क्या आया? फाइंड द वर्क डन फॉर द फोर्स एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप फ्रॉम 1,1 टू 2,1। तो मैंने बोला डी डब्ल्यू बराबर होता है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब हमको पता है ना डी आर वेक्टर क्या होता है, डी आर वेक्टर लिखो, डी आर वेक्टर होता है डी एक्स आई क्या, डी वाई जे क्या और डी जेड क्या। ध्यान से देखना, वर्क डन इज इक्वल ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आई क्या प्लस वाई जे क्या डॉट डी एक्स आई क्या डी वाई जे क्या और डी जेड के क्या। जब के क्या पे नहीं तो इसको फिर लेना देना नहीं, तो वर्क डन विल बी क्या बनेगा? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस में वाई डी का, है ना? ध्यान रखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस में इंटीग्रेशन वाई डी पर। क्या बात, एक्स में देख कहां से कहां तक जा रहा, 1 से लेके, वाई में देख कहां से कहां तक जा रहा, 1 से लेके। खत्म हो गया यार क्वेश्चन। अरे यही करना था दोस्त, क्या है ये एक्स क्यूब बाय 3 इंटीग्रेटिंग लिमिट्स 1 से प्लस में क्या क्या वाई स्क्वायर बाय इंटीग्रेटिंग लिमिट 1 to 3। यहाँ पर से वर्क डन बराबर क्या बनेगा बड़ा 8/3 माइनस 1/3 प्लस में ये कितना आ जाएगा 9/2 माइनस 1। देख लो ध्यान से जरा, वर्क डन बराबर 7/3 प्लस में ये कितना आ गया, तो ये आ गया 19/3 जूल। कितना आ गया बेटा वर्क डन 19/3 जूल। अरे सिंपल सॉल्विंग है यार, घबराना नहीं है, 11th का रिवीजन चल रहा है, ठीक है? ध्यान से देखो क्या आ रहा है 19/3 है ना। अब अपने को निकालना वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। अच्छे से देखो वाई आई क्या प्लस एक्स जे क्या। अब इनको परफेक्ट डिफरेंशियल अपने को बनाना कैसे, सुनना ध्यान। जैसे कि भैया हमको पता है डी डब्ल्यू बराबर आप क्या लिखोगे एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। हाँ सर, अब वहां पे तो इंटीग्रेशन आसान था, यहाँ पे कैसे करेंगे, दिमाग लगा। इंटीग्रेशन वाई आई क्या प्लस में एक्स जे क्या डॉट क्या आ रहा है बेटा डी एक्स आई क्या प्लस में डी वाई जे।
तो यहाँ पर से देखेगा ये बनेगा वाई डी एक्स प्लस में एक्स डी वाई। बोले ऑपोजिट। अब इनको परफेक्ट इंटीग्रेशन अपने को बनाना पड़ेगा डिफरेंशियल का यूज करके। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ कुछ भी मत करें, पहले ये y को कांस्टेंट मान के dx का इंटीग्रेशन कर, x को कांस्टेंट मान के dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर। अगर दोनों का सेम आ जाए तो कांस्टेंट हटा देना और जो आई है वैल्यू वही तेरा डिफरेंशिएशन, खत्म। सिंपल अप्रोच, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, y आई क्या प्लस x डी क्या फ्रॉम 2 3 टू 5 समझ। जैसे कि क्या बना तेरे पास dw बराबर इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट dr वेक्टर है, समझना ध्यान से देखना। क्या आ जाएगा y आई क्या प्लस में x डी क्या डॉट dx आई क्या प्लस में dy j क्या। हाँ सर बढ़िया, देख ध्यान से जरा, इंटीग्रेशन ये बन जाएगा y dx प्लस में x डी। बोले सर अब मैंने क्या बोला था, y को कांस्टेंट मान ले x का इंटीग्रेशन, तो ऊपर वाला आ रहा y, इधर x को कांस्टेंट मान ले y का इंटीग्रेशन का क्या आ रहा है xy, सेम आ रहा है, खत्म। इसको इस फॉर्मेट d ऑफ xy। अब इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन को मार दिया, बचा तेरे पास xy। अब तेरे को वर्क डन निकालना है, ध्यान से लिमिट डालना 2,3 से 5,6 2,3 से 5,6 खत्म। यहाँ डाल दे आंसर आ गया 5 माइनस 2 3 6, तो वर्क डन कितना आ रहा है 24 जूल। दैट्स इट, दैट इज योर आंसर। खत्म क्वेश्चन, अरे खत्म, उड़ा देना बिल्कुल ऐसा बढ़िया, मजा आना चाहिए। मेरे से पढ़ के जा रहा है बेटा, समझ में आया कि नहीं? देख जरा शानदार बढ़िया से आंसर चेक करेगा 24 जूल। सो आज के सेशन में बस इतना ही था। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको मजा आया होगा, और अगर मजा आया तो बेटा कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि जेईई मेंस 2027 के लिए बहुत ही बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है आपको सिर्फ और सिर्फ डिजिटल पाठशाला पे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।